करना पड़े। तीसरा आता है आपका सिजोटाइपल, इसको हिडन सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं। माइल्ड सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें परसेप्शन, बिहेवियर, थॉट सबका डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। मैजिकल थिंकिंग होगी, कैसी थिंकिंग? मैजिकल थिंकिंग वाला मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब उसके आगे क्लस्टर बी देखते हैं। क्लस्टर बी है ड्रामेटिक एंड इरेटिक है। तो ड्रामेटिक इरेटिक में सबसे पहला आ गया नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ये भी हो गया मेरे भाई। अच्छा ये वही तारीफों वाला है, हो गया था। नार्सिसिस्टिक का मतलब है उसको लगता है सबके सब तारीफ करो बे, है। उसको लगता है उसके पास कुछ पावर है, अलग टैलेंट है, अलग सक्सेस है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसा वाला है वो नार्सिसिस्टिक है। यहाँ तक हो गया था। बॉर्डर लाइन बाकी था है? चलो बॉर्डर लाइन मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बॉर्डर लाइन। इसमें इंसान का अनस्टेबल मूड, बिहेवियर और रिलेशनशिप सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, अनस्टेबल मूड, इसके अलावा बिहेवियर और रिलेशनशिप। यहाँ मूड अगर स्विंग होगा तो ऑटोमेटिक बिहेवियर भी चेंज होगा, और जब मूड स्विंग है तो रिलेशनशिप में भी झूलता रहेगा। तो बताया था तुमको, अचानक से बैठे बैठे बहुत प्यार से बातें करते करते अचानक से ही भड़क जाना और भाग जाना वहां से, और फिर हल्के हल्के कट लगा के फोटो। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इंपल्सिव एंड रिस्की बिहेवियर सच एज हैविंग अनसेफ सेक्स, गैम्बलिंग, बिंज ईटिंग, ये भी इसी पर्सनालिटी में देखने को मिलेगा। हाई रिस्क वाले बिहेवियर, सारे हाई रिस्क वाले बिहेवियर भी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वाला करेगा, क्योंकि इसका मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है। इसके अलावा अनस्टेबल एंड इंटेंस रिलेशनशिप। अनस्टेबल एंड इंटेंस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वही कि कभी तो प्यार बहुत ज्यादा भयंकर बेपनाह प्यार है वाला है, और फिर तुरंत कुछ ही पल में वो प्यार नफरत में बदल सकता है। तो हर चीज इंटेंस है। इसके अलावा अप एंड डाउन होगा मूड का। सुसाइडल बिहेवियर एंड थ्रेट, सेल्फ इंजरी वाले बिहेवियर देखने को मिलेंगे। और डर सताता इसको भी कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, छोड़ के ना चला जाए है? पहले तो खुद का मूड स्विंग हुआ, वहां से भाग जाता है या भाग जाती है, उसके बाद डर लगता है कि कहीं चला ना जाए सच में, तो फिर वापस। तो फ्रीक्वेंट इंटेंस डिस्प्ले ऑफ एंगर, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ कुल मिला के बॉर्डर लाइन में आपको याद रखना है कि अनस्टेबल मूड के कारण बिहेवियर में चेंजेस आएंगे और रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। रिलेशनशिप में भी इंटेंस रिलेशनशिप है, मूड हमेशा अप एंड डाउन रहेगा, सुसाइडल थ्रेट्स और सेल्फ इंजरी के बिहेवियर करेगा, और डर सताता है कि कहीं अकेले ना हो जाए। फोबिया वाले क्वेश्चन गलत थोड़ी हो गए थे, राइट हुए होंगे, इजी थे। एक डेथ से डर लगना है, थनेटोफोबिया सबको पता है। लिजार्ड से डर लगना है, हर्पेटोफोबिया है। और क्या था? स्लो स्पेस, क्लस्ट्रोफोबिया है। लोगों के सामने एक्टिविटी करने से डरना है तो सोशल फोबिया है। सिंपल फोबिया का दूसरा नाम स्पेसिफिक फोबिया है। और हाउस बाउंड हाउस वाइफ अगारोफोबिया है, कि घर से दूर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कहीं ऐसी जगह फंस ना जाऊं वहां से निकलना मुश्किल हो जाए, वहां से निकलना मुश्किल हो जाए, ये क्या कहलाएगा? अगारोफोबिया कहलाएगा। हो गया। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। यहाँ अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल बिहेवियर एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। यहाँ इंटेंस रिलेशनशिप एंड अप एंड डाउन ऑफ मूड देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर देखने को मिलेगा, और हमेशा डर सताता है कि कहीं अकेले ना हो जाए। अरे क्या हुआ बच्चे? हैं? कौन आया चाय लेके? अरे बेटा क्लास के बीच कौन से सर बुला रहे हैं? अशोक सर, अनु सर, जाके आ जाओ कोई ना। अच्छा, ये हमको नहीं पता ना, जब बात हमको कैसे पता कि कोई घर जा रहा है? अब इस बॉर्डर लाइन पे क्वेश्चन आएगा तो भी तुम गलत करोगे। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सा है, ऐसा आ सकता है। या फिर सीधी एक लाइन लिखी होगी कि पेशेंट शोइंग अनस्टेबल मूड, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप एंड सेल्फ हार्म बिहेवियर और सेल्फ इंजरी वाला बिहेवियर, तो सीधा सीधा बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो अब इसमें गलत करने की गुंजाइश कहाँ है? फिर भी तुम गलत करते हो। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वापस, दो लाइन तो याद रखनी है, इतना दिमाग कमजोर थोड़ी है, पर तुम कमजोर बना दिए हो दिमाग को। हम्म हो गया, हो गया बालक। नेक्स्ट एंटी सोशल है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नाम से दिख रहा है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अपने मन से याद रख सकता है। एंटी सोशल कौन होता है? जो सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहा है। कैसे कर सकता है? किसी के घर में पत्थर मार सकता है, गालियां बक सकता है, लड़ाई कर सकता है, नशा करेगा, आग लगाएगा, गाड़ी का कांच फोड़ेगा, चोरी करेगा। ये सब बिहेवियर कैसा है? एंटी सोशल बिहेवियर है, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये एंटी सोशल बिहेवियर। डिसरिगार्ड्स फॉर अदर्स नीड्स और फीलिंग, डिसरिगार्ड्स फॉर अदर्स नीड और फीलिंग्स, कंसिस्टेंट लाइंग, स्टीलिंग, कनिंग, अदर, धोखा देगा, लोगों को ठगेगा। है धोखा, आज बहुत अर्जेंट है, 5,000 रुपए दे दो, रिक्वेस्ट कर करके घर में वो बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, और उसके बाद उससे जाके जुआ खेलेगा और वो जुए में हार जाएगा। उसके बाद रोज तुमको गोलियां देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, ऐसे कई लोगों को ठगेगा, झूठ बोलेगा। इसके अलावा रिकरिंग प्रॉब्लम विद लॉ, हमेशा कानून के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। इसके अलावा दूसरों के अधिकारों का लगातार वायलेशन करेगा। एग्रेसिव बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर, लड़ाई झगड़े करता घूमेगा। इसके अलावा खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखेगा। गली में से गाड़ी इतनी स्पीड से चलाएगा कि छोटे छोटे बच्चे खेलते होंगे, घर के बाहर मुर्गियां कुकुर को करती हुई होगी, है? पतली गली में से गाड़ी यूं निकालेगा, सुन करके निकल जाएगी, है? तो कोई भी टक्कर होकर खुद को चोट लग सकती है, दूसरों को लग सकती है, बट उसको कोई ख्याल नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है।
इसके अलावा इंपल्सिव बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाएगा आदतों को, कंसिस्टेंट इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेगा, लगातार इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स, सीधी सी बात, एंटी सोशल का मतलब है सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, जिसको बोला जाता है डिसरिगार्ड्स बोल सकते हो। दूसरों की नीड से उसको कोई मतलब नहीं है, लगातार झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, ठगेगा। इसके अलावा कानून का हमेशा पालन बिल्कुल नहीं करेगा। रेड सिग्नल हो रहा होगा ट्रैफिक का सिग्नल, तो सारी गाड़ियां रुकी है पर दूसरी साइड की चालू होगी, उसके बावजूद स्पीड से निकालेगा उसके आगे से। तो हो सकता है स्कूटी चलाने वाली नई नई ड्राइवर तुम लोग ब्रेक लगाते ही खुद ही गिर जाओ और वो तो गया वहां। ऐसे करते हैं ना बहुत सारे लोग। तुम धीरे से चल रहे हो अपनी लाइन में, वो आया पीछे से वो करता हो, तुम्हारे आगे से यूं कर गया, वहीं गिर गए तुम, तो वो तो गया, उसको कोई मतलब नहीं तुम गिरे कि नहीं गिरे, वो तो निकल गया। ये सारा बिहेवियर कैसा कहलाता है? एंटी सोशल बिहेवियर कहलाएगा। एंटी सोशल को हम, पुराना नाम क्या है, क्या नाम है? वेरी गुड, साइकोपैथ और सोशियोपैथ नाम था पुराना। पुराना नाम इसका क्या था? साइकोपैथ और सोशियोपैथ। ओल्डर नेम क्या है बेटा? ओल्डर नेम और प्रीवियस नेम बोल सकते हो, और सोशियोपैथ। लिख लिया? लिख लिया? एंटी सोशल पर्सनैलिटी, प्रीवियस नेम इज साइकोपैथ और सोशियोपैथ। ये दूसरों के अधिकारों का हनन करने वाला है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, दूसरों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेगा, खुद की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, लोगों को ठगेगा। कनिंग मतलब अदर क्या होता है? कनिंग अदर्स का मतलब क्या है? क्या करना है? हाँ, ठग। कौन मैन कौन होता है? ठग होता है, ठग। कौन मैन का मतलब है ठग, ठगी करना, लोगों को झूठ बोल के, कैसे भी बताया ना पैसे वाला, ऐसे करके पैसे उड़ा देगा, फिर उसके पास कुछ है ही नहीं, तुम उससे लोगे क्या? कुछ नहीं लोगे, वापस ले नहीं पाओगे। क्या हुआ, कोई ठग है क्या? हो गया भाई। तो नार्सिसिस्टिक वाला सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, खुद वो ज्यादा मानता है, दूसरों को कम मानता है, तारीफ का भूखा है। उसके बाद जो आपने देखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप एंड अनस्टेबल बिहेवियर, सेल्फ हार्म बिहेवियर देखने को मिलेगा, इंटेंस रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, मूड्स में अप एंड डाउन होते रहेंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? बॉर्डरलाइन के। एंटी सोशल आपके सामने है। अब हो गया तो चले आगे। नेक्स्ट हिस्ट्री, जो की पर्सनैलिटी है ये, कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन, ध्यान किधर है भाई तुम्हारा, ध्यान किधर है? हाँ, एक्सेसिवली इमोशनल, ड्रामेटिक और सेक्सुअली प्रोवोकेटिव टू गेन अटेंशन। भाई साहब वही बताया ना, किसी भी तरीके से उसका एक ही मकसद है कि सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। अब वो कैसे जा सकता है? या तो ऐसे कपड़े पहनने से जा सकता है, बहुत अजीब कलर के कपड़े, अजीब ड्रेसिंग सेंस, बहुत ज्यादा लगभग नहीं के बराबर कपड़े, या फिर बहुत अलग तरह के स्टाइल वाले कपड़े, तो ध्यान जाएगा इंसान का जरूर कि ये नमूना कौन है, उधर देखेगा ही देखेगा ना। तो ये है वाला। इसके अलावा स्पीच ड्रामेटिकली विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बट फ्यू फैक्ट्स और डिटेल टू बैक अप देम। भाई साहब ज्ञान ऐसे बांटेंगे, बट लॉजिकली उसका मीनिंग कुछ नहीं है, लॉजिकली उसके पीछे खुद में वैसे उसके लिए जैसा कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसे भाषण देंगे जिससे उसको लगता है दूसरे उससे इंप्रेस हो, दूसरे उससे इंप्रेस हो जाए, बट एक्चुअल में लॉजिकली उसके पास बैकअप कुछ नहीं है, फैक्ट कुछ नहीं होता। इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, किसी और को देख के तुरंत इन्फ्लुएंस होते हैं और तुरंत कॉपी कर डालेंगे उसकी स्टाइल को भी। इसके अलावा सेल और रैपिड चेंज इमोशन है, इमोशन बहुत चेंज होंगे, ड्रामे तो करने पड़ेंगे ना। तो ड्रामे मतलब क्या है? मीडिया में कॉन्फ्रेंस करते करते फिर पब्लिक में आके रोएंगे, मुझे बहुत मारा, राखी सावंत कितने को साथ कर चुकी है, उसने शादी की, मुझे धोखा दिया, मीडिया के सामने रोज करती है ना, रोज आके यही ड्रामे। एक्चुअल में कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। इसके अलावा एक्सेसिव कंसर्न विद फिजिकल अपीयरेंस, बहुत फिजिकल अपीयरेंस को लेके रोज नए नए एक्सपीरियंस, और एक्सेसिव कंसर्न रहना मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लेना कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, वैसे ये मेनली लगने वाली होती है। थिंग्स रिलेशनशिप विद अदर्स आर क्लोजर देन दे रियली आर, उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े लोगों से बहुत क्लोज है। जैसे राखी सावंत हमेशा बोलती है, सलमान भाई मेरे भाई है, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी तो उन्होंने आके पूछा, एडमिशन कराया, ट्रीटमेंट कराया, ये कराया, वो कराया, जैसे सलमान रियल में राखी सावंत का भाई है। तो वो सिर्फ पब्लिक का अटेंशन खींचने के लिए किसी फेमस पर्सन का रिलेशनशिप ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत क्लोज है। तो वैसा ही है ये, क्योंकि ध्यान कैसे जाएगा भाई? ध्यान ये जाएगा, वाह राखी की तो पहुंच सलमान तक है, तो लोगों को यही लगेगा, आधे लोगों को पता चल जाता है धीरे धीरे कि ये सब झूठ बात है, बट उसका काम है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ऐसे ही ड्रामे लगातार चलते रहेंगे। एक पूनम पांडे नाम की भी एक्ट्रेस हो, है? वो भी अलग अलग तरह पे अलग अलग घोषणाएं करती रहती है अटेंशन सीकिंग के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो अलग गिफ्ट दूंगी, है? तो ये सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है जिससे, इसी वजह से उनका काम चल पाता है, अदरवाइज वो न्यूज में नहीं आएंगे तो उनको कौन काम ही नहीं मिलता वैसे भी। तो न्यूज में आने से उनके रील वीडियो कोई देख सकते हैं अपन जैसे। अगर जो भी ऐसे कपड़े वपड़े पहन के ऐसे अजीब गरीब हरकत ना करे तो उसको कौन देखता? कोई नहीं देखता ना। तो मतलब वो सक्सेसफुल रही ना अटेंशन सीकिंग में, ध्यान तो खींच रही है लोगों का अपनी तरफ, तो वो काम है उसका। तो हिस्टेरियन में याद रह जाएगा कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कैसे हो सकता है? अजीबोगरीब हरकत करने से ही होगा। ध्यान किसका कैसे जाएगा? कि अजीबोगरीब हरकत करेगा, अलग तरह का ड्रेसिंग सेंस होगा, या फिर अलग इमोशनल ड्रामे होंगे, तो ही लोगों का ध्यान जाएगा। हम्म क्या सनम पांडे कौन आ गई है अब? नहीं, अच्छा पूनम पांडे। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, उधर ज्यादा ध्यान मत देना। वो सब डिस्ट्रैक्शन है। हो गया।
तो हिस्टीरियनिक याद रह जाएगा। क्या याद रखोगे? हिस्टीरिया का मतलब पता है, अटेंशन सीकिंग। सिंपल वर्ड में मीनिंग याद रखना है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ये मतलब होता है हिस्टीरियनिक का। अब हिस्टीरियनिक अटेंशन सीकिंग कैसे कैसे कर सकता है? तो लोगों का ध्यान कैसे जाएगा? अजीब कपड़े पहनेंगे तो जाएगा, अजीब इमोशनल ड्रामे करेंगे तो जाएगा, बड़े लोगों का नाम लेके और बताएंगे वो मेरा भाई है या मेरा उससे रिलेशनशिप है, उससे शादी हो गई थी, अब तलाक हो गया, मुझे बहुत मारा पीटा, ये किया वो किया, तो लोगों का ध्यान जाएगा। चलो, अब क्लस्टर सी में एंशियस एंड फियरफुल वाले हैं, जिसमें पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर पर्सनैलिटी है। ये तुमको उस क्लासिफिकेशन में नहीं दिखा होगा, दिखा होगा नहीं था? हाँ, तो ये भी उसी में आएगा। पैसिव एग्रेसिव का मतलब क्या समझ रहे हो? पैसिव एग्रेशन है। पैसिव एग्रेशन का मतलब क्या है बताओ? हाँ, पैसिव एग्रेशन बताया था ना एक डिफेंस मैकेनिज्म में भी, कि दो भाई टीवी देख रहे थे, हैं, डोरेमोन, बड़े ने मंगाया पानी, छोटा लाना नहीं चाहता था, तो छोटा है, बड़े को सीधे मुंह मना नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? उठ के जाएगा, पानी लाएगा, वहां लाके गिरा देगा, तो बड़े को भी लगेगा कि लाया तो है, गिर गया होगा हाथ से। ये पैसिवली है, एक्टिवली कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ पैसिव करेंगे। द पर्सन शोज इनडायरेक्ट एग्रेशन देन डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर, दे आर एम्बिवेलेंट टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। एम्बिवेलेंट का मतलब क्या है? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, हमेशा खुद को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, दूसरों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। जैसे ये दीदी अच्छी है कि नहीं है, ये दीदी से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये दीदी रूम में रहती है, ज्यादा बात करूं या ना करूं इससे, नहीं नहीं, प्रश्न करने लायक नहीं होगी। ये सारे क्या थॉट है? कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरों को लेके, खुद को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे हमेशा। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है सिंपल सी, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज या टू अपोजिट आइडियाज, दो विपरीत बातें दिमाग में आना है, टू अपोजिट बातें एक साथ दिमाग में आना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। इसके अलावा रेजिस्टेंट टू कॉपरेशन, प्रोकास्टिनेशन एंड इंटेंशनल मिस्टेक इन रेस्पॉन्स टू अदर्स डिमांड। अब देखो, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होते ये लोग, क्या करते हैं? एक्टिवली नहीं, टालते रहेंगे टालते रहेंगे। जैसे आप बैंक में जाते हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? कि जानबूझ के डिले करना, किसी काम को जानबूझ के डिले करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे कि नहीं करूंगा, अच्छा अभी लंच टाइम हो गया, लंच बाद आना, ठीक है भाई, तुम बैठे रहे, कर रहे हैं, अभी आपका काम कर रहे हैं, तब तक 4 बज जाएगी, ओहो आज तो बंद होने का टाइम आ गया, ऐसा करना, आप कल तो छुट्टी है, मंडे को आ जाना, ठीक है भाई तुम मंडे जाओगे, बैठो अभी साहब आ रहे हैं। ऐसे आदमी के काम को टालेगा, अननेसेसरी डिले इन वर्क, अननेसेसरी डिले, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? पैसिव एग्रेशन है, पैसिवली डिले करेगा, टालेगा, अननेसेसरी डिले, इसका मतलब होता है अननेसेसरी डिले इन वर्क, डिले इन वर्क, डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, अननेसेसरी डिले करेंगे, अननेसेसरी डिले करेंगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स अबाउट बीइंग अनएप्रिशिएटेड एंड चीटेड, खुद तो काम करता नहीं, महामकार काम चोर, काम को टालता रहता है, और फिर वहां बैठ क्या बोलेगा? अरे यहाँ काम करने का क्या ही फायदा है, यहाँ किसी को काम करने वाले को कभी शाबाशी मिली? किसी ने कुछ नहीं कहा, जो काम चोर होता है वो तो प्रमोशन हो गया है, इसलिए काम करना ही नहीं है भाई साहब, है तो चीट हो रहा है उसके साथ, जबकि वो चीटिंग सबके साथ वो कर रहा है, टरका रहा है, काम को टरकाता जाएगा, तो सारा काम पैसिवली चलेगा, और उसको ऐसा लगता रहता है हमेशा कि काम को आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओ, एक्टिवली कुछ नहीं करेगा, पैसिवली ही करेगा सारा, खुल के ना मना करेगा, धीरे धीरे काम को टालेगा। तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा हमेशा, खुद को लेके और दूसरों को लेके, अननेसेसरी डिले इन वर्क। पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से देख पा रहे हो, ये एक्टिवली कुछ ना करके पैसिवली ही करेगा, काम का क्लियर मना नहीं करेगा, बट टालेगा, टालता रहेगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, खुद को लेके और दूसरों को लेके, और ऐसा बताता घूमेगा कि काम करने का कोई फायदा नहीं है, अच्छे काम करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, चापलूसों को तरक्की मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाता है ना? तो ये सारी बातें आएगी पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर पर्सनैलिटी में। तुम लोग तो साफ कहते हो नहीं है? नहीं, या पैसिवली खेल रहे हो सारा? एक्टिवली ठीक है, टकाने का नहीं, सीधा सीधा बोलने का। हम्म, हो गया। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको एनाकास्टिक पर्सनैलिटी बोलते हैं। एनाकास्टिक तो नाम से है, ओसीडी आपने पढ़ रखा है, ओसीडी में क्या होता है? रिपीटेड थॉट, रिपीटेड थॉट, रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड। यहाँ ये पर्सनैलिटी ऐसी है, तो ये क्या करेगा? एक ही काम को बार बार करेगा, क्योंकि इसको डाउट रहता है हमेशा कि कहीं गलत ना कर दूं, और परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जिस काम को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, पहले कर लिया, फिर बीच में छोड़ के नहीं ये ठीक नहीं हुआ, फिर से वापस शुरू करेगा, तो हमेशा अननेसेसरी काम को कंप्लीट करने में डिले होगा, और हर काम को परफेक्ट करना चाहता है, इसलिए डिले हो रहा है। ये पर्सनैलिटी, इसको कंपनी मैन पर्सनैलिटी, ब्यूरोक्रेट्स पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम एनाकास्टिक पर्सनैलिटी है। तो एक्सेसिव डिसिप्लिन है, इनफ्लेक्सिबल है और परफेक्टनिस्ट है, ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटी और कंपनी मैन पर्सनैलिटी कहलाएगा। बिल्कुल फिक्स्ड टाइट शेड्यूल, हमेशा डिसिप्लिन में, मतलब कुर्सी का मुंह यूं रहना है तो यूं रहना है, अगर यूं हो गया तो भी उसको जमेगा नहीं, हर चीज एक सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए, तो होनी चाहिए है? जो टाइम शेड्यूल फॉलो करना है वो करना है। लंच हो 1 बजे लंच करना है तो करना है भाई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करता है। इसके अलावा पर्सन इज प्रीऑक्यूपाइड विद रूल्स, ऑर्डरलीनेस एंड कंट्रोल, दिमाग में सिर्फ यही चलती है कि जिंदगी में सिर्फ उसूलों से चलना चाहिए, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए है? तो दिमाग में सब यही रहेगा, तो सारी जगह वो ऐसे ही काम करेगा। एक्सेसिव डाउट एंड इनडिसिजिवनेस रहेगा, क्योंकि परफेक्ट जो काम हर कोई परफेक्ट तरीके से करना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली डाउट आएगा, थोड़ा काम शुरू किया उससे पहले डाउट आ जाएगा, अरे नहीं नहीं ठीक से नहीं हो रहा, शायद फिर से करता हूँ, तो अपने आप डाउट आएगा, बार बार एक ही काम को करता रहेगा, इसलिए डिले रहेगा, डिसीजन तक पहुंच नहीं पाएगा। ये सारे फीचर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी में। क्लस्टर ए में 3 तरह के थे,
क्या कह रहे हैं पापा जी? अच्छा पूछना है, पूछो पूछो। पापा चेक कर रहे हैं क्लास में गया कि नहीं। फोन उठाएगा तो कंफर्म हो जाएगा क्लास में नहीं था। पढ़ो रे पढ़ो, मेहनत ज्यादा करो। आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ के फिर आ रहे हो। इसी को फॉलो करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। तुमका क्या है, तुम्हारा मूड बनता है, कभी कभी जब अंदर से आवाज आती है पढ़ ले, उसका मतलब फिक्स पढ़ना है तो पढ़ना ही है। खाना खा लो, 7:30 के बाद खाना खा के 8:30 बजे से वापस पढ़ने बैठना ही बैठना है। 8:30 से लेकर 12 बजे तक पढ़ो। 12 से 6 सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ। पढ़े रहते हो, पसरे पड़े रहते हो 9 बजे तक। क्या बात? ऐसे नहीं होगा, शेड्यूल बनाओ, डेली 8 से 10 घंटे क्लास के अलावा पढ़ना है, तो होगा काम। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। डिपेंडेंट नाम से दिख रहा है, सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम में कैरेक्टरिस्टिक घुसे पड़े हैं, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है दूसरों पे आश्रित। ये हर चीज में दूसरों से पूछेंगे, ये कर लूं क्या, अच्छा ये ठीक रहेगा क्या, तो ये हर डिसीजन में दूसरे से राय लिए बिना कुछ नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पर्सन हैव लैक ऑफ ऑटोनॉमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऐसा इसलिए कि उनको लगता है कि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, इसलिए वो दूसरों का हर चीज में सजेशन लेते हैं, दूसरों में हर चीज का सजेशन लेते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। अब बताओ, सेल्फ डिसीजन करने वाला, सेल्फ डिसाइड करने वाला। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बट ऑटोनोमस है, इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो होंगे, बट किसी चीज में अगर डिसीजन लेना हो तो वो फ्री है, डिसीजन ले सकता है, डिसीजन ले सकता है विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। अपने आप नहीं, मिनिस्ट्री से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। इसके अलावा दीज पर्सन गिव ही हर और हिज इंपॉर्टेंट वर्क टू अदर। दीदी ये करो ना, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, तुम करो ना ये। इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट काम दूसरों से ही करवाएंगे, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो काम दूसरों से करवाते हैं। नीड्स एडवाइस फॉर डेली डिसीजन। डेली जिंदगी के डिसीजन में भी एडवाइस चाहिए हर चीज में। दीदी ये टी शर्ट ठीक है क्या आज? है? आज बाल यूं किए, कैसी लग रही हो? है? एडवाइस दे दो, यूं कर ले, दीदी ने बोल दिया यूं कर ले तो यूं कर ले। तो हर चीज में डिसीजन में पूछना है। जब अकेले कोई एडवाइस वाला ना मिले तो भाई साहब हेल्पलेसनेस फील होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि कोई नहीं है, किससे पूछूं। एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फाइंड रिप्लेसमेंट व्हेन द क्लोज रिलेशनशिप एंड। तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए। ऐसे लोग जिसे अगर किसी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है और ब्रेकअप हो जाए तो भाई साहब विद इन मिनट्स, घंटे के अंदर तो पक्का आपका रिप्लेसमेंट तैयार होगा। नया पुराना जो भी होगा रिप्लेस चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी ही डिपेंडेंट है, हर चीज में राय लेना है, अकेला रह नहीं सकते या रह नहीं सकती। हेल्पलेस फील होने लगेगा, अब मेरा क्या होगा, किससे पूछूंगी, पूछूं किससे। तो इस बेचैनी में पूछने के लिए अगली जगह इधर से आएगा गुड बाय, उधर मैसेज जाएगा हाय, बात करनी है। हुँ? इसलिए इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होगे? पढ़ के जॉब लगोगे और लाख रुपए जब खटाखट आएंगे ना, तो पूछने की जरूरत अपने आप नहीं रहेगी। जरूरत है डिपेंडेंट बना देती है कुछ तो, जब इंसान को। मेरी बात कराना आज पापा से, मेरी बात कराना आज पापा से भाई अंदर आके। होगा रे, काम हो जाता है, सिंसियर लड़का वैसे। चल हो गया डिपेंडेंट। याद रह जाएगा कि जिंदगी के हर छोटे मोटे फैसलों में भी दूसरे की राय लेनी पड़ती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दूसरे की एडवाइस लेगा। और जब एडवाइस देने के लिए कोई नहीं होगा तो बेचैनी बढ़ जाएगी, उसको हेल्पलेस फील होगा। इसलिए कोई पुराना रिलेशनशिप या जिसमें डिपेंडेंट था वो चला गया या चली गई तो तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए, तुरंत रिप्लेस चाहिए। अवॉइडेंट नाम से दिख रहा है, अवॉइड करेगा, अवॉइड करेगा। इन दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पर्सन हाइपर सेंसिटिव टू रिएक्शन टू अदर्स। उसको लगता है लोग उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, लोग उसको बहुत ध्यान से देख के और ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं और उसकी बुराई करेंगे, इसलिए वो बहुत सेंसिटिव रहता है बुराई को लेके, इसलिए वो लोगों को अवॉइड करने लगता है, लोगों को या कंडीशन को, सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं। तो वो ऐसे इंसान उस हर जगह से खुद को रिमूव कर देंगे जहां उनको लगता है कि लोग उनको देख रहे हैं, उनका मजाक बना सकते हैं और उसका मजाक बनाया जाएगा, इंसल्ट की जाएगी। तो इंसान क्या करता है, हर सिचुएशन को अवॉइड करेगा, हर सिचुएशन को अवॉइड अवॉइड अवॉइड। इनएडुकेसी और इंफीरियरिटी है यहाँ भी। इंसान खुद को बहुत इंफीरियर समझता है, इनएडिक्वेट समझता है, यानी कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी समझता है, लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। इंफीरियरिटी का मतलब क्या होता है भाई? इंफीरियरिटी का मतलब क्या है? खुद को कम समझना, दूसरे बहुत आगे है, मैं कहां वो कहां। ये वाली फीलिंग क्या कहलाती है? इंफीरियरिटी कहलाती है। एक्सट्रीम साइनेस इन सोशल रिलेशनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप। भयंकर शर्मिला है ये। कैसा है? भयंकर शर्मिली है या शर्मिली है। सोशल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि खुद को इंफीरियर मानता है तो कहीं भी पब्लिक गैदरिंग, सोशल, वहां जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसको लगता है वो इंफीरियर है, उसमें वो कैपेबिलिटीज नहीं है, लोगों को फेस नहीं कर सकता, वहां जाऊंगा क्या पता लोग इंसल्ट करे, मजाक उड़ाए, इसलिए उस सिचुएशन से ही कल्टी मार लेगा, वहां अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो हर चीज को अवॉइड करेगा, हर चीज को अवॉइड करेगा। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान बहुत हाइपर सेंसिटिव रहता है, एक्सेसिव सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। यहाँ उसको लगता है कि लोग उसको एनालाइज करेंगे और उसकी बुराई करेंगे, तो वो बुराई और इंसल्ट से बचने के लिए वो सारी सिचुएशनों से सेपरेट हो जाएगा, अवॉइड करेगा, वहां जाएगा ही नहीं। तो सोशल रिलेशनशिप में और सोशल कम्युनिकेशन में शर्मिलापन आ गया अपने आप, क्योंकि वो खुद को क्या समझता है? इंफीरियर समझता है, खुद को कम आंकता है। तो जब खुद को कम आंकेगा तो खुद को कम आंकेगा तो क्या होगा?
खुद में क्या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा लोगों को फेस करने का, इसलिए वो सारी ऐसी सिचुएशनों को अवॉइड करेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस हर मामले में होना बहुत जरूरी है भाई। हो गया था, क्या रह गया? अब बताओ क्वेश्चन मोनिका, क्या मैं तो पढ़ रहा था मोनिका हैज डिफिकल्ट टाइम मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, शी इज जनरली सस्पिशियस ऑफ मोटिव ऑफ अदर पीपल, ऑफन मिसइंटरप्रेटिंग द बिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मोस्ट लाइकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज। बताओ, तुम दूसरों को पढ़ने दिया करो क्वेश्चन, अब तुम्हारे ये करने से क्या हुआ, जो लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना उन्होंने उम्मीद छोड़ी, मिलने ध्यान से आ गया। इसलिए जिसको एक झटके में आंसर आ रहा है वो वेट कर ले, थोड़ा धैर्य धारण करो। धैर्य है, धैर्य ही धैर्य से होगा भाई, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। क्या है, एक ही वर्ड सीधा सीधा, एक ही वर्ड में मीनिंग है। सस्पिशियसनेस किसमें होता है? पैरानॉइड में होता है। डिपेंडेंट वाला डिपेंडेंट है, खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता, अकेला नहीं रह पाता, हेल्पलेस फील होता है, तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए। अवॉइडेंट वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है लोग उसकी इंसल्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वो हर सिचुएशन को अवॉइड करेगा। हिस्टोरिक अटेंशन सीकिंग है, किसी भी तरह से लोगों का ध्यान खुद की ओर खींचना है। पर्सनैलिटी का असेसमेंट टेस्ट है, ऐसे लोगों का ध्यान खुद की ओर खींचना है। पर्सनैलिटी का असेसमेंट टेस्ट है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें एक एमसीक्यू आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और नॉट एन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसलिए ये टेस्टों के नाम तुमको याद रखने होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप यस नो ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग ऐसे ऑप्शंस भरने होंगे आपको। तो ये चेकलिस्ट टाइप है। तो इसमें आता है एमएमपीआई, जिसको बोलते हैं मिनिमम स्टार मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, एमएमपीआई। ये दो तरह की है। पहली वाली एमएमपीआई जो फर्स्ट एमएमपीआई फर्स्ट थी, पहली वाली, उसमें 567 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे। जो अपडेटेड है एमएमपीआई 2, उसमें कितने हैं? 338 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। इसके बाद पर्सनैलिटी का ये एक ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। तो ये और इजी हो गया तुमको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब उसमें एमएमपीआई दिख जाए तो सीधा बस एक याद रखोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। प्रोजेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब है प्रोजेक्शन। अरे यहाँ कुछ चीजें दिखाई जाएगी, कुछ ना कुछ करवाया जाएगा आपसे एक्टिविटी, वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ रोस्टर टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है और ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है। ये इतने सारे टेस्ट, ये सारे के सारे क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाएंगे। अब रोस्टर टेस्ट में क्या होता है? डिफरेंट तरीके के कार्ड्स दिखाए जाते हैं पेशेंट को, डिफरेंट तरीके के कार्ड्स दिखाए जाएंगे, इमेज दिखाई जाएगी और पेशेंट उसको इंटरप्रेट करेगा। पेशेंट क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा, पहचानेगा। तो दिखाया, पहचानो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है। तो पेशेंट को जैसे दिखाया, पेशेंट अपना व्यू बताएगा, इमोशन, इंटरेस्ट, व्यू, थॉट, ये सब दिखेगा उसमें, उसी से पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं। दूसरा आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ कोई थीम दिया जाएगा। थीम क्या समझते हो? थीम क्या होता है? थीम क्या है? थीम का मतलब कोई टॉपिक है। थीम का मतलब है कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर या तो आपको लिखने के लिए बोलेंगे या आपको बोलने के लिए बोलेंगे। कोई भी थीम देके आपको बोलने का बोला, बोला ये वर्ड है, इसके बारे में 5 बातें बोलो। तब इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है? जैसे मान लो कोई एंटी सोशल वाला है या कैसा भी है, उससे पूछा कि आपको क्या लगता है जो सोसाइटी के रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, नियम कानून कायदों को फॉलो करना चाहिए, इनको फॉलो करना अच्छा है क्या, या आप करते हो क्या? तो अब वो अपना पूरा व्यू बता देगा सारा, क्योंकि ये सच्चाई से बताना होगा। वो सारा व्यू बताएगा कि मैं तो ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, नाम से दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, सेंटेंस को कंप्लीट कराने हैं। फिर वर्ड एसोसिएशन है, वर्ड की रिलेशनशिप और एसोसिएशन, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स में रिलेशनशिप बताना है, एसोसिएशन बताने का टेस्ट है। इसके अलावा ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, यहाँ इमेज ड्रॉ करने को दिया जाएगा। क्या करने को दिया जाएगा? इमेज ड्रॉ करने को दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें आपको याद रखना है कि एमएमपीआई है, मिनिमम स्टार मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। वहीं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है उसमें 4-5 टेस्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रो सर्च है, फेमस, फिर थीमेटिक है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वर्ड अप्रोक्सीमेशन है और ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है। तो क्या हुआ? हुआ क्या है? हुआ नहीं है भाई, प्रोसेस चालू है, हो जाएगा। तो पर्सनैलिटी को असेस करने के ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, उसके एग्जांपल टेस्टों का एग्जांपल याद रख लेने का है। ऑब्जेक्टिव में एक ही टेस्ट है, वो याद जरूर रख लेना। ये देखो भाई साहब, ये रॉ सर्च में ऐसे अलग अलग तरह के कार्ड्स है। हो गया था क्या? नहीं हुआ? हुआ। अब हो गया। अंदर क्या है छोड़ दो, नाम याद रह जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कौन है, प्रोजेक्टिव कौन, उतना सफिशिएंट है। उतना रख लोगे तो 1 नंबर कमा सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो। कभी ऐसे फोटो, कभी ऐसा फोटो देके पूछ दिया कि ये कौन सी पर्सनैलिटी टेस्ट का कार्ड है, तो ये रॉ सर्च है। देखो अलग अलग तरह की इमेज है, इसको पेशेंट इंटरप्रेट करना है। देखो क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? हाँ, चमगादड़ दिख रहे हैं, मुर्गा जैसा मुर्गे लड़ रहे हैं, वैसा दिख रहा है कि नहीं? इस इमेज में मुर्गे लड़ते हुए दिख रहे हैं। और पैलेस टाइप लग रही है। ये क्या है? ये कैसा है? ये पैलेस नहीं लग रहा है? ये 2 आदमी लग रहे हैं यहाँ। देख लो, बिल्ली, आदमी, कुत्ता, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरप्रेट आइडेंटिफाई करनी है। ये देखो 2 मुर्गे,
क्या कैसे मुर्गे कैसे होते हैं मुर्गे? ये मुर्गे की रियल इमेज थोड़ी बनाएंगे यार। देखो ना आप, ये टॉर वो सुरंगा और ये यूं और ये पीछे पूंछ, मुर्गा है वो। तो ऐसे कार्ड्स दिख जाए, ये रोड का है। क्या है ये रोड टेस्ट है और ये प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। बस इतना याद रखना है, बाकी तुमको कुछ नहीं करने का इनके साथ। एंटी सोशल पर्सनैलिटी तो बता ही दोगे, लिख ही लिया तुमने। ठीक है चलो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे मैनेज करना। ठीक है चलो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे मैनेज करना होगा। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, साइकोथेरेपी। क्या है? साइकोथेरेपी है। मेनली बिहेवियर और थॉट को मॉडिफाई करना होगा। चाहे कोई सी पर्सनैलिटी हो, थॉट को मॉडिफाई करना है, फिर बिहेवियर मॉडिफाई होगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। क्या है? डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा ड्रग्स में, जैसे कौन कौन सी, डिपेंडेंट हो गई, अवॉइडेंट हो गई, उनमें एंजाइटी के लेवल ज्यादा होते हैं, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हो। सीजोइड और सीजोटाइपल और पैरानॉइड वाला ज्यादा अगर सीरियस हो जाए तो एंटी साइकोटिक देनी पड़ती है। डिप्रेसिव सिम्टम आ जाए, जो सेपरेट हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, विड्रॉल हो जाए, अवॉइडेंट वाला अकेला पड़ जाए बिल्कुल, तो एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी क्या थी तुम्हारी लिखी हुई है, बताओ जरा। है क्या करना है? हाँ, मॉडिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही है, जिसमें इमोशंस को, मूड को और थॉट को रेगुलेट करना सिखाना है। इमोशन, मूड और थॉट को पेशेंट कैसे रेगुलेट करना है वो बताया जाता है काउंसलिंग में। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मॉडिफाइड वर्जन है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। तीन चीजें थी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, क्या थी वो? कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन है। कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट और आइडियाज, वहीं कॉग्निशन का मतलब होता है एक्ट और एक्टिविटी, और अफेक्शन मतलब फीलिंग्स है। क्या है? फीलिंग्स और इमोशंस। हो गया। अब इसके बाद अपन देखेंगे खाने के डिसऑर्डर। क्या मुर्गा? अच्छा, इसके बारे में है अभी, और हेडिंग तो डाली होगी लोगों ने, वैसे तुम्हारी लिखी हुई है, पुराने बच्चों की लिखी हुई है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर डायलेक्टिकल क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मॉडिफाइड वर्जन ही है। इसमें मेन लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कोप कैसे करना है, इमोशन को इंप्रूव करना है, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है। ये डायलेक्टिकल है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में इमोशंस और स्ट्रेस को, सिचुएशन को हैंडल करना है। मूड, इमोशन और रिलेशनशिप को इंप्रूव कराना है। मेनली मूड, इमोशन और रिलेशनशिप को इंप्रूव कराने के तरीके सिखाने हैं। पुराने बच्चों के डायलेक्टिकल वैसे साइकोथेरेपी में लिखी हुई है, वो दोबारा ना टिपे, साइकोथेरेपी में लिखी हुई है। नहीं लिखी? लिखी होगी। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको इंपॉर्टेंटली क्लस्टर एबीसी याद रखना है। क्लस्टर एबीसी। क्लस्टर ए वाले क्या है भाई साहब? ऑड एंड इसेंट्रिक। ऑड एंड इसेंट्रिक बिहेवियर करने वाले हैं। पैरानॉइड, सिजोइड एंड सिजोटाइपल आएगा। पैरानॉइड, सिजोइड एंड सिजोटाइपल पर्सनैलिटी वाले क्लस्टर ए में होंगे। वहीं जो क्लस्टर बी है वो कैसे है? हुँ? क्या है? इरेटिक एंड ड्रामेटिक। इरेटिक एंड ड्रामेटिक है। नार्सिसिस्टिक, तारीफ करो बे तारीफ। नार्सिसिस्टिक वाला खुद को ज्यादा समझेगा, दूसरों को कम आंकेगा, सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा, दूसरों को इंफीरियर समझेगा, खुद को सुपीरियर समझेगा। उसको लगता है उसके पास कुछ पावर है, सक्सेस है, फेम है, और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है और हमेशा उम्मीद में रहता है कि तारीफ करेगा ये। हाँ, ठीक है। उसके अलावा और क्या था? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल बिहेवियर, सेल्फ हार्म वाले बिहेवियर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिस्टीरियोनिक, हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी क्या है? अटेंशन सीकिंग, ध्यान किधर है तुम्हारा? किसी भी तरीके से लोगों के सेंटर, अट्रैक्शन पॉइंट के बीच में बने रहना है। उसको लगता है, उसकी चाहत यही है कि सारे लोग उसी को देखे, सारे के सारे लोग उसी को देखे, उसी को देखे। इसके अलावा एंटी सोशल साइकोपैथ और सोशियोपैथ कहलाता है। सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, दूसरों के अधिकारों का हनन करेगा, दूसरों के इमोशन से उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अवॉइडेंट डिपेंडेंट। अवॉइडेंट नाम से दिख रहा है कि उसको लगता है लोग उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, इसलिए वो सारी सिचुएशन को अवॉइड करता है। डिपेंडेंट वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद को इंफीरियर समझता है, इसलिए वो हर चीज में दूसरे की राय लेगा, दूसरे की एडवाइस लेगा, और जब अकेला हो तो हेल्पलेस फील करता है, इसलिए तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए, तुरंत रिप्लेसमेंट। पैसिव एग्रेसिव नाम से दिख रहा है। पैसिवली एक्टिवली कुछ नहीं करेगा, अननेसेसरी वर्क डिले करेगा, टालेगा, और बोलेगा कि अच्छा काम करने से कुछ नहीं मिला, एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक बात। चल अब देखते हैं अपन। नसीब खराब था बोलकर खुद को तसल्ली मत दिलाना, हार गए तो मान लेना और अगली बार और मेहनत से आना, ठीक बात है। हाँ, तुम्हारी तालियां भाई साहब। अब शुरू करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर, हाँ, समोसे के डिसऑर्डर है ये। एनी पैटर्न ऑफ ईटिंग दैट रिजल्ट इन कॉम्प्रोमाइज ऑफ वंस हेल्थ एंड अफेक्ट पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ईटिंग डिसऑर्डर कब बनेगा? कि भाई साहब कोई भी एबनॉर्मल तरीके का पैटर्न हो खाना खाने का, जिससे उसकी पर्सनल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो। पर्सनल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो, या तो बिल्कुल नहीं खाएगा, या खाएगा उसको निकाल देगा, या बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाएगा और पचा लेगा उसको तो मोटा हो जाएगा। तो ये सारे पैटर्न एबनॉर्मल तरीके के पैटर्न है। या फिर ऐसी चीजें खाएगा जो खाने लायक नहीं है, जो खाने लायक नहीं है, नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस का खाना क्या कहलाता है? हम्म पिकाचू। पाइका बोल सकते हो, पिका बोल सकते हो, जैसा बोलना है बोलो। जिसमें चौक खाएंगे, मिट्टी खाएंगे, कोयला खाएंगे, बाल खाएंगे, मुल्तानी, भैया 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी देना, भैया 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी। लड़कियां लाती है किराने की दुकान से हॉस्टल में अखबार में लपेट के।
10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी, बिल्ली का सुसु होता है, उसमें मत खाया करो। अब कहेंगे हम चेहरे पे लगाते हैं, तो चेहरे के लिए अच्छी है वो, चेहरे पे लगा सकते हो, अंदर नहीं खाना है उसको, है। अब जब भी खाने की इच्छा हो ऐसे याद करना बिल्ली का सुसु। अरे वो प्रोसेस ऐसा है, मिलाना पड़ता है उसमें, यूट्यूब करने ला सर्च। अरे नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ। हो गया लिखे कि एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग जिससे इंसान की पर्सनल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो। नहीं लिखा क्या? लिखो, एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर जो इंसान की सोशल और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करे, ईटिंग डिसऑर्डर कहलाएंगे। इसमें मेनली 3 तरह के डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर्स भी है, वो भी देखेंगे, जिसमें पाइका हो गया। एक प्रेगनेंसी में भूखा रहेगा या भूखी रहेगी, रहेगा तो कैसे होगा, भूखी रहेगी, उसमें जो नॉर्मल वेट गेन होगा उसको कंपनसेट करेगा, वो प्रेगोरेक्सिया है। एक होता है दारू पी के कैलोरी की जगह एक्स्ट्रा, दारू से क्या है, दारू में क्या कार्बोहाइड्रेट है, अल्कोहलिक ड्रिंक में एक्स्ट्रा कैलोरी मिल गई, तो भाई साहब कैलोरी को कंपनसेट करना है तो खाना नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो ड्रंकोरेक्सिया हो गया। कई लोग बहुत चूज करके खाना खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर खाना ही खाएंगे, दिन में एक एप्पल खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सब्जी खाएंगे, तो अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, वो क्या कहलाता है, ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें इंसान बहुत चूजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूजी, चूज कर करके खाएगा। टाइप्स देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके 2 टाइप है, एक है रेस्ट्रिक्टिव टाइप और दूसरा है बिंज ईटिंग और पर्किंग टाइप। वहीं जो दूसरा टाइप आपका बुलिमिया है, तीसरा आपका बिंज ईटिंग है, चौथे में अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर है, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स अदर वाले, और अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये ड्रंकोरेक्सिया, पर्गोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल यानी टीनेज गर्ल्स का है, या फिर प्रोफेशनल्स का है, प्रोफेशनल मॉडल्स को जीरो फिगर की चाहत में भूखा रहना पड़ता है, हैवीली एक्सरसाइज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, फिर वो फिगर जीरो नहीं रहता, वो डॉट होते होते माइनस में चला जाता है। तो बिल्कुल सिर्फ हड्डियों का ढांचा बच जाता है। इसमें दो जो टाइप है, एक है रेस्ट्रिक्टिव टाइप, दूसरा बिंज ईटिंग और वर्किंग टाइप। नाम से दिख रहा है रेस्ट्रिक्टिव टाइप वाली खाएगी नहीं, और बिंज ईटिंग और वर्किंग टाइप वाली फैमिली के अंडर प्रेशर या कभी कभी खाएगी, पर खाने के बाद उसको भयंकर गिल्टी होगी, ओ माय गॉड ये क्या जुर्म कर दिया मैंने, अब तो मोटी हो जाऊंगी। तो भाई साहब उसको तुरंत निकालना है, तो निकालने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग कर सकती है, उल्टी करेगी उंगली डाल के, इसके अलावा एनिमा लगा सकती है, हैवी एक्सरसाइज कर सकती है। फिर आता है आपका बुलीमिया। बुलीमिया वाला क्या है? बुलीमिया वाला बिंज ईटिंग है। बुलीमिया वाले में बिंज ईटिंग का मतलब होता है सिंगल टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक साथ खूब कोस के खाएगा, रात भर के खाया खाया खाया, उसके खाने के बाद उसको गिल्टी फील होगा कि ये तूने क्या किया, फिर वही कंपनसेटरी बिहेवियर करेगा। फिर आता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी खूब खाएगा 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 और कोई गिल्टी नहीं, और पचाएगा और पेट निकालेगा, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खाए जाओ और पेट निकालो। ये वाले कौन है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये कौन सा है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। सब लिख लिया तो चले आगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला इंसान हमेशा अंडरवेट होगा। इनका मेन डिफरेंस ये है, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला हमेशा अंडरवेट होगा। अंडरवेट का मतलब समझ रहे हो? बीएमआई के अकॉर्डिंग उसका वेट हमेशा कम ही रहेगा। बुलीमिया वाला नियर नॉर्मल होगा, ज्यादा नहीं होगा। बुलीमिया वाला नियर नॉर्मल होगा या स्लाइटली वेट ज्यादा होगा। वहीं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाला हमेशा मोटा होगा, हमेशा मोटा ही होगा। तो ये मेनली वेट तीनों का डिफरेंस है, ये याद रखना है। अब देखें जरा मामला क्या बनता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है? एक प्रेग्नेंट लेडी जॉगिंग करती हुई गार्डन में, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है? एक प्रेग्नेंट लेडी जॉगिंग करती हुई गार्डन में, इसको बोलते हैं प्रेगोरेक्सिया। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 11 किलो वजन बढ़ता है, 11 केजी वेट गेन ड्यू टू प्रेगनेंसी। अब उसे 11 किलो को कंपनसेट कैसे करेगा? कैसे करेगा? एक्सरसाइज कर करके, कि ड्यू टू वेट गेन ड्यू टू प्रेगनेंसी कंपनसेटेड बाय एक्सरसाइजिंग, कंपनसेटेड बाय एक्सरसाइजिंग। लिख लो, वेट गेन ड्यू टू प्रेगनेंसी फिर आता है ड्रंकोरेक्सिया। पहले सुन लो फिर टीप लेना। ड्रंकोरेक्सिया, ड्रंकोरेक्सिया में देख पा रहे हो लड़की, ये कन्या, इसके हाथ में वो छोटा सा ग्लास है, टकीला ग्लास, इतू सा। हाँ, वो अंदर क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है वो पता नहीं चली, ब्रांड कौन सी है दिख नहीं रही फोटो में, है। तो भाई साहब इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी मिली है उसको कंपनसेट कैसे करें? पेट देख पा रहे हो? पेट है, पी रही है फिर भी पेट तो चिपका ही रखना है, तो चिपका कैसे रखा? पीने के बाद खाना नहीं खाना है, क्योंकि कैलोरी मिल चुकी है। अल्कोहलिक ड्रिंक में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कैलोरी देता है, तो खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी ड्यू टू अल्कोहलिक ड्रिंक कंपनसेटेड बाय स्किपिंग मील्स, कंपनसेटेड बाय स्किपिंग मील्स। एक्स्ट्रा कैलोरी ड्यू टू अल्कोहलिक ड्रिंक compensated by skipping meal। फिर ये देख पा रहे हो, हड्डी पहलवान देखो, ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा, ये चूजी है। चूजी कैसा है? इसके हाथ में है एप्पल, यानी कि ये कुछ पर्टिकुलर फूड को चूज कर करके ही खाएगा, इसके अलावा नहीं खाएगा। तो इसका मतलब है
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो मिल जाएगा बट बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसके हालत ऐसे हो जाएंगे मरतली जैसा, मरासमस वाला। तो इसके हाल क्या है, ये क्या है, ईटिंग ओनली सम ऑफ फूड, सम ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड and avoiding other necessary food leads to weight loss। यहाँ जो ये कन्या देख पा रहे हो, इनके हाथ में है क्या, इंसुलिन सिरिंज, लगा रही है इंसुलिन, तो डायबुलिमिया नाम देख पा रहे हो। तो डायबुलिमिया में क्या होगा, स्पेशली डायबिटीज टाइप फर्स्ट को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो यहाँ इंसान को अगर जिसको भी टाइप फर्स्ट डायबिटीज है उसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता बॉडी में। तो अब ये क्या करेंगे, इंसुलिन लेना होगा। आपको पता है जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो वेट लॉस होता है, और किसी का अनकंट्रोलेबल शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया, तो क्या होता है, वेट लॉस। तो ये वेट लॉस करने के लिए इंसुलिन के डोज को स्किप करेगी, जिससे शुगर बढ़े और खाना भी नहीं खाना पड़े, इंसुलिन लगाए तो खाना भी खाना पड़ेगा उसके बाद, वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इंसुलिन के डोज को स्किप करेगी, खाने को स्किप करेगी वेट लूज करने के लिए, वो भी स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 में। इसको बोलते हैं डायबुलिमिया। क्या बोलेंगे, डायबुलिमिया। तो बोर्ड खाली होने तो फिर लिखेंगे इसका, सीधा सीधा लिखना चाहो जो होशियार बंदे हैं वो लिख लो। स्किपिंग इंसुलिन डोज एंड मील्स, स्किपिंग इंसुलिन डोज एंड मील्स इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टू लूज वेट। मैं लिखूंगा, घबराओ नहीं, जिनको यूं झांकने की आदत है वो घबराए नहीं, मैं लिखूंगा सुंदर हैंड राइटिंग का प्रदर्शन करते हुए। अगर डरा दिया तो अरे तुम यार किसी का हाथ फेल करोगे, लड़की डर जाती है तुम्हारे चक्कर में। बेटा तुम रिटर्न में कंप्लेंट दो है, नहीं तो रिटर्न में कंप्लेंट लो। ऐसे डराओगे तुम लोगों को, एंटी सोशल बन रहे हो, है? दूसरों के राइट्स का हनन कर रहे हो तुम। खिलाएंगे रे, ठीक है, बात ना करो। देखो प्रेगनेंसी से याद रह जाएगा कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली 11 किलो वेट गेन होता है, उसको कंपनसेट करना। कंपनसेट करने का मतलब क्या है, कंपनसेट का मतलब क्या होगा, बैलेंस कैसे करेगा, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फास्टिंग करेंगे, डाइटिंग करेंगे। दूसरा टेंकोरेक्सिया, अल्कोहलिक ड्रिंक, दारू से जो एक्स्ट्रा कैलोरी मिल गई है उसको कंपनसेट करना है, बैलेंस करना है। तो खाना नहीं खाएंगे। वो ऑर्थोरेक्सिया वाला चूजी आदमी है, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फूड को चूज करके खाएगा, बाकी अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाले फूड स्किप करेगा, जिसके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगा और वेट लॉस हो जाएगा। वहीं जो ये कन्या है डायबुलिमिया, स्पेशली टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में वेट लूज करने के लिए स्किपिंग करना फूड का और इंसुलिन का। अब 3 चीजें लिख लिया, किसको नहीं समझ में आ रहा बेटा, वेट के बाद तो लॉस ही लिखेंगे ना, है? नेसेसरी फूड लीड्स टू, नेसेसरी फूड्स लीड्स टू वेट लॉस, अवॉइडिंग अदर नेसेसरी फूड्स लीड्स टू वेट लॉस। अब देखो मैंने ये बोला, ये नहीं सुना, वही दिमाग खाया कि ये है क्या, अब मैं बोला वो यही है ना, इसलिए कान पे फोकस नहीं है तुम्हारा। और बता भाई साहब कौन सा, ये मील है भाई साहब, MEAL। हो गया, अब हो गया, चलो बोल बेटा, कौन सा बोलूं, बोल है, अच्छा कर लिए साहब, बस बेटा। अब आता है डायबुलिमिया। डायबुलिमिया में क्या है, स्किपिंग इंसुलिन डोज एंड मील्स स्पेशली in type first diabetes mellitus to lose weight। Skipping insulin and meals, especially in type first diabetes mellitus to lose weight। अब कोई नहीं बोलेगा ये नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ, लिख ले बेटा, लिख लिया, शाबाश, बड़े तेज निकले तुम तो हिंदी में। ठीक है, ठीक है भाई, ये स्कीम ठीक है तुम्हारी। तुम लिख पाई, स्पेशली लिख पाई, वो स्पेशली हो गया, अब हो गया। अरे तो चारों चीज समझ में आई क्या, मैं उधर आऊंगा पूछूंगा, ओ भाई इधर उधर शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग, वो समझ भी नहीं पा रहा शतुरमुर्ग का मीनिंग भी। क्या हुआ बालक, तुम ब्लैक शर्ट, क्या हुआ है, कुछ चाहते हो क्या, क्या भाई है, नहीं वो समोसा नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, अरे बता दे यार, नहीं बताएगा, छोड़, चारों याद रह जाएंगे। प्रेगनेंसी वाला वेट गेन कंपनसेट कर रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक की वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी कंपनसेट कर रहा है, पर्टिकुलर फूड को चूज करके खाएगा, बाकी फूड को अवॉइड करेगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये इंसुलिन और खाने के डोज को स्किप करेगा वेट लूज करने के लिए। कंपल्सिव ओवर ईटिंग डिसऑर्डर, इसको हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं।
तो कंपल्सिव ओवरईटिंग इज बिंज लाइक ओवरईटिंग विदाउट पर्किंग बिहेवियर है। पर्किंग बिहेवियर का मतलब आपको यहां समझना है, दो वर्ड बार बार आएगा, बिंज एंड पर्क, बिंज एंड पर्क, दो वर्ड आएंगे। बिंज का मतलब होता है ईटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मील इन स्मॉल इंटरवल्स और एट ए सिंगल टाइम, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मील एट शॉर्ट टाइम, रात भर भर के खाएगा। वही पर्किंग बिहेवियर का मतलब है कंपनसेटरी बिहेवियर। पर्किंग बिहेवियर का मतलब क्या होगा, कंपनसेटरी बिहेवियर, और कंपनसेटरी बिहेवियर में क्या होगा, इंड्यूसिंग वॉमिटिंग। पर्किंग बिहेवियर का मतलब है कंपनसेटरी बिहेवियर, कंपनसेटरी बिहेवियर। और वो कंपनसेटरी बिहेवियर क्या क्या है, लाइक इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, एनिमा, लेग्जेटिव, ये सब कंपनसेटरी बिहेवियर में आएगा। ठीक बात। अब वो कौन आदमी है जो मुझे बताएगा, वो कौन आदमी है जो मुझे बताएगा, इतनी सारी, एक दे दो बेटा, ये वाली खाएंगे ये, थैंक यू। हाँ, एनिमल लेके प्लेजर फील कर रहा था, उस डिसऑर्डर का कुछ नहीं बोलेगा, बीच में ना बोल, जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बोलेगा, पड़ोसियों से ना पूछे। बता बेटा, बालक बता, बता बता, याद कर, बताओ। फीलिंग प्लेजर बाय यूजिंग एनिमा, सेक्सुअल डिसऑर्डर में पढ़ा है, एक पैराफिलिया है। हाँ है, हाँ हाँ, याद करो, तुम बताओ। जूफिलिया नहीं बेटा, जू इज एनिमल, क्लिज्माफिलिया क्या है वो, क्लिज्माफिलिया, व्हाट इज अदर नेम ऑफ जूफिलिया, अदर नेम ऑफ जूफिलिया, पन्नों की आवाज आ रही है मुझे, अदर नेम ऑफ जूफिलिया। ओ भाई इग्नोर मार रहा मुझे। हमारी तरफ देखो, जूफिलिया को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, तुम, तुम, वेरी गुड, क्या कहा, बोलो बालक बोलो, सुनो भाई, बिस्टिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, याद कौन करेगा बे, अरे मुझे तो याद है, मैं तो कई सालों से याद कर रहा हूँ एक ही चीज। हो गया लिख के, अरे हुआ क्या, कंपल्सिव ओवर ईटिंग का मतलब दूसरी भाषा में बोले तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, विदाउट विदाउट टर्गिंग बिहेवियर वाले, मतलब खाए जाओ पचाए जाओ, पेट निकालो, तभी मोटा है, हमेशा मोटे रहेंगे, हमेशा मोटे तोंदू लाल रहेंगे ये लोग। ये कैसे रहेंगे, हाँ मोटे तोंदू लाल। ठीक बात है, चल इसी बात पे गोली खा लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वसा का क्या मामला है, देखो तुम तक मैं, ये पार्ले किसमें चिपक गई दांतों में। एनोरेक्सिया नर्वसा में मेन चीज है क्या, कि बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस है, बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस है, बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, इधर सुनो, मैं नीचे झांक रहे सब शुतुरमुर्ग। पेशेंट कैसा होता है, इसमें टीन एडोलेसेंट मॉडल या गर्ल जो भी है, वो एक्चुअल में ऐसी होती है, जब वो खुद को शीशे में देखती है तो कैसी दिखती है, ऐसी, इसके कारण एक्चुअल में ऐसी है, और जब वो शीशे में, ओह माय गॉड मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, ऐसा पाती है खुद को, तब उसको लगता है ये क्या हो गया, आपको पतला होना ही पड़ेगा, खाना इसके, खाना बंद, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये वाला है। तो मेन फीचर है, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मेन फीचर या मेन कॉज क्या होता है उसका, तो मेन ये डिस्टर्बेंस इन बॉडी इमेज, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज में डिस्टर्बेंस है, शीशे में खुद को बहुत मोटा पाती है वो हमेशा। इसके अलावा एक्सेसिव फियर ऑफ फैटनेस है, बहुत डर सताता है कहीं मोटी ना हो जाऊं, मोटी ना हो जाऊं, मेरे करियर का क्या होगा, मूवी नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, पसंद नहीं करेगा, ऐसा सारा। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंपेसिस और इंपॉर्टेंस देना किसको, पतलेपन को, कि पतले वाले लोग जो ज्यादा पतले होते हैं वो ज्यादा बेटर लुक होता है उनका, ऐसा मानता है ऐसे लोग। ज्यादा पतले मतलब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत मोटा तुंद लाल भी नहीं होना चाहिए, मीडियम मेंटेन रहना चाहिए, कैसा, मेंटेन। हाँ, एंड अवॉइडेंस ऑफ फूड है, इसके कारण ये इंसान खाने को अवॉइड अवॉइड अवॉइड, खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा इसमें हमको बाई मॉडल पीक देखने को मिलता है, बाई मॉडल पीक का मतलब होता है दो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वहां हाईएस्ट इंसिडेंस देखने को मिलता है। एक जो पहली एज ग्रुप है वो 14 से 15 साल के बीच देखने को मिलती है, दूसरी वापस 18 ईयर एज के आसपास देखने को मिलती है, इसको बाई मॉडल पीक बोलते हैं, कि दो अलग अलग एज ग्रुप पर्टिकुलर पे ये इसके इंसिडेंस हाईएस्ट देखने को मिले हैं, इसको बाई मॉडल पीक कहेंगे। ये मेनली एडोलेसेंट फीमेल का डिसऑर्डर है। पेशेंट की एपेटाइट में कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को भूख नॉर्मल लगती है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज, उसके दिमाग में गड़बड़ है। दिमाग में गड़बड़ यही है क्योंकि वो पतलेपन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, मोटापे से डरती है, और खुद को हमेशा मोटा समझती है, खुद को हमेशा मोटा मानती है, इसलिए खाने को अवॉइड करेगी, खाएगी नहीं खाएगी नहीं खाएगी नहीं। क्वेश्चन आता कितने परसेंटेज वेट लॉस हो जाता नॉर्मल से, तो लॉस ऑफ 15% ऑफ बॉडी वेट, तभी एनोरेक्सिया नर्वोसा का डायग्नोस बनेगा। यानी कि कोई लड़की है एडोलेसेंट, वो खाना नहीं खा रही है तो उल्टियां कर रही है और बहुत पतली होती जा रही, पतली हो जा रही, वेट कितना लॉस हुआ, 15% एटलीस्ट वेट लॉस होना चाहिए उसका प्रीवियस वेट से, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाएगा। इसके अलावा भाई साहब कॉमन देखो, 10 टाइम मोर फ्रीक्वेंट इन वुमेन देन मेन, 10 गुना ज्यादा प्रेवलेंट है लड़कियों में, तो 10 टाइम मोर फ्रीक्वेंट इन वुमेन देन इट डज इन मेन, तो मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंट फीमेल का ही डिसऑर्डर है ये। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसमें बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस है,
यहाँ उसको ऐसा लगता है कि उसका वजन कहीं बढ़ नहीं जाए और दिमाग में उसके हमेशा सेट है एक्सट्रीम इमेसिस है और थिननेस, पतलेपन पे बहुत ज्यादा फोकस होने के कारण खाने को अवॉइड करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, 15% बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा 14-15 साल पे एक बार पीक देखने को मिलता है, अगेन 18 ईयर ऑफ एज पे और पीक देखने को मिलता है, 10 टाइम ज्यादा कॉमनली फीमेल में पाया जाता है और ये मेनली एडोलेसेंट फीमेल का डिसऑर्डर है। अरे सतुरमुर्ग, किधर से आवाज आ रही है? बल्लू, अरे बल्लू, बल्लू कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बुला रहे बल्लू। हो गया? अरे हो गया। कारण क्या हो सकता है भाई? कारण 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 मेन सबसे बड़ा कारण यही है, एक्सेसिव एंजाइटी रिलेटेड टू बॉडी इमेज, एक्सेसिव एंजाइटी रिलेटेड टू बॉडी इमेज और बॉडी का शेप, एक्चुअल शेप ऐसा है पर उसको ऐसा लगता है, इसलिए इसके कारण ही जो खेला है सब हो रहा है। वेरी पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस एसोसिएटेड हो सकता है, यानी कि पहले वो मोटी हुआ करती थी जिसके कारण उसकी शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड ने छोड़ दिया या रिश्ता आया था, सारे रिश्ते ठुकरा दिए लोगों ने कि कौन शादी करेगा इतनी मोटे, फिर उसने भी ठान लिया पतले होके दिखाएंगे। तो कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स जुड़ा हो तो भी इंसान ये डिसऑर्डर आ सकता है दिमाग में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्टेन फैमिली इश्यू, स्ट्रेस, उसके कारण भी फूड का इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों में, फूड में इंटरेस्ट नहीं होता, खाना खाना उनको अच्छा लगता ही नहीं है, ये पर्सनल पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता, किसी भी तरह के खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी हो सकती है जिसमें परफेक्टनिज्म चाहता हो इंसान, तो भी ऐसा हो सकता है। परफेक्टनिज्म मतलब बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में ये डिसऑर्डर हो सकता है, बॉडी का शेप एंड साइज एकदम परफेक्ट मेंटेन करने के कारण भी इंसान एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली हरकतें कर सकता है। बुराइयां कर रही लड़की तुम मेरी? राहुल के कान में कुछ कहा? कितने खुश हो गए राहुल के नाम से, मजाक कर रहे थे। हो गया? हो गया? हो गया? क्या कारण है भाई? मेन मेन है बॉडी के शेप को लेके एक्सट्रीम एंजाइटी होना, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होना, या कोई फैमिली प्रॉब्लम या प्रीवियस स्ट्रेस होना, या इंटरेस्ट ऑफ फूड होना, या फिर परफेक्शनिज्म वाली पर्सनैलिटी होना। ये कौन थी फीमेल? सिम्टम्स आपको पता है, सिम्टम में वजन लॉस, जब बॉडी का वेट लॉस होता है तो बॉडी से फैट वेट सब लॉस होता है, मसल लॉस होती है। तो जब फैट नहीं मसल नहीं तो हाइपोथर्मिया का शिकार होने के चांसेस है। कार्डियक मसल लॉस की वजह से हाइपोटेंशन से लेकर ब्रेडिकार्डिया तक देखने को मिलता है। ऐसे पेक्युलर बिहेवियर का मतलब होता है सिक्रेटिव बिहेवियर, स्पेक्युलर बिहेवियर का मतलब होता है सिक्रेटिव बिहेवियर। और वो कैसे? खाना रख के बैठी रहेगी बहुत देर तक, उसको अरेंज करती रहेगी, बहुत छोटे छोटे पीसेज में, एक रोटी ली उसके 100 टुकड़े किए हैं, इतना छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, फिर उनको अरेंज करती रहेगी, सब्जी का एक पीस लिया उसको भी इधर कर रही है, इधर कर रही है, अरेंजिंग कर रही है, खाना छुपा दे रही है, ये सारे पेक्युलर बिहेवियर है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस है, स्किन ड्राई होगी क्योंकि ड्यू टू न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी हो गई, पैरोटिड ग्लैंड टेंडरनेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है और इंड्यूसिंग वोमिटिंग वजह से भी होता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग बार बार करेंगे, जोर से जोर लगाएंगे तो पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, बाल बहुत पतले और झड़ने लगेंगे, ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। इसके अलावा वही सीक्रेटिव बिहेवियर है, खाना छुपा देंगे या फिर खाना खाते ही तुरंत बाथरूम में घुस के एनिमल लगा लेगी, उल्टियां करके आ जाएगी, ऐसे वाली ये सीक्रेटिव बिहेवियर। तुम लोग तो खाते हो अच्छे से खाना या नहीं? नहीं खाते? हाँ, समोसे से न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो जाएगी तुम्हारी। बातें ना करो, बातें ना करो। वेट लॉस कितना होगा? 15%। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण सारे सिम्टम है। इस पे कैरेक्टरिस्टिक पे एमसीक्यू आता है बहुत बार, है एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक दे के होंगे, ये सब दे होंगे। ए पेशेंट विद ईटिंग डिसऑर्डर हैविंग वेरी थिन एंड वीक हेयर, इन्फ्लेम्ड पैरोटिड ग्लैंड, और फीमेल है तो एमिनोरिया है, और साथ में सिक्रेटिव और वेट लॉस 15%। तो आपको समझना है वो कौन डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो। हो गया था? हाँ। टाइप्स में देखो भाई साहब, रेस्ट्रिक्टिव टाइप, नाम से दिख रहा है ना रेस्ट्रिक्टिव टाइप, इसका मतलब क्या है? खाने को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, खाना लगभग नहीं के बराबर, खाना क्या है? लगभग नहीं के बराबर ही खा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिव टाइप, वेरी लेस और वेरी लिटिल ईटिंग और अवॉइड ईटिंग, वेरी लेस और अवॉइड ईटिंग, ओनली कुछ प्रेशर में खाएगी वो, जब कोई प्रेशर देगा या हफ्ते में एक आध बार इच्छा होगी खाना खाने की, उस दिन खाएगी, उस दिन खूब खोज के पसंद का खाना खाएगी, और उसके बाद खाने के बाद वही मामला, ओ माय गॉड ये तूने क्या किया, वजन बढ़ जाएगा, मोटी हो जाएगी, फिर वही हालात। तो बिंज ईटिंग और पर्किंग टाइप वाले टाइप में क्या देखने को मिलेगा यहाँ, कि ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, फॉलोड बाय पर्किंग बिहेवियर, वर्किंग बिहेवियर, ये भी ओनली ओकेजनल है, ये ओकेजनली ही ऐसा करेगी।
हो गया। तो दो टाइप के हैं, एक है रेस्ट्रिक्टिव टाइप जिसमें कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड इंटेक, ये दूसरे वर्ड में लिख सकते हो। इसी का मतलब यही है, वेरी लेस ईटिंग और अवॉइड ईटिंग का मतलब है रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ फूड ईटिंग है। लिमिटेड फूड को इंटेक रहेगा, खाने को हमेशा लगभग अवॉइड ही करेंगे, ये ओकेजनली ओकेजनली ठोस के खाएगी, या कुछ फैमिली प्रेशर हो तो खाएगी, घर वाले बिठा के बोलेंगे खाएगा आज बहुत दिन हो गए, सूख गई कांटा हो गई, तो खा लेगी, पर खाने के बाद वही हरकत तो वही होगी, खाने के बाद सारा वर्किंग बिहेवियर करेगी। अब तुमको दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में बॉडी वेट हमेशा कैसा होता है, अंडरवेट अंडरवेट, 12% वेट लॉस होगा तभी एनोरेक्सिया नर्वोसा का डायग्नोसिस बनेगा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा की सीवियरिटी बीएमआई के अकॉर्डिंग देखें, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो माइल्ड किसको कहेंगे, मॉडरेट किसको कहेंगे, सीवियर और एक्सट्रीम किसको कह देंगे, ये ध्यान रखो भाई साहब। अगर बीएमआई 17 से ऊपर है माइल्ड रहेगा, मॉडरेट वाला 16 से लेके 16.99 या 16 से 17 बोल सकते हो, सीवियर वाला 15 टू 16 है, एक्सट्रीम वाला लेस देन 15 है। बीएमआई का फॉर्मूला क्या है पता है, न्यूट्रिशन में पढ़ लिया ना तुमने, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। आप नहीं लिख रहे, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिख लिया। हो गया। 5-6 दिन की और बची है तुम्हारे साइकेट्रिक यार, दिवाली से पहले हो जाएगी शायद, उम्मीद है वैसे। तुम थोड़ा फास्ट लिखो तो और कम में हो जाए। लिख लिया था। डायग्नोस कैसे करेगा DSM-5 के अनुसार, तो वही चीज है, रेस्ट्रिक्टिव ऑफ एनर्जी इनटेक रिलेटिव टू रिक्वायरमेंट। क्या इतना बड़ा, अब क्या बड़ा है, पॉइंट तो क्राइटेरिया तो होगा ही होगा यार। ईटिंग और अवॉइड ईटिंग, रेस्ट्रिक्टिव ऑफ एनर्जी इनटेक रिलेटिव टू रिक्वायरमेंट। क्या इतना बड़ा, अब क्या बड़ा है, पॉइंट तो क्राइटेरिया तो होगा ही होगा यार। ऐसे ही सीधा एनोरेक्सिया नर्वोसा यूं देखे, ओ पतला एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऐसे इतना ही रखा क्राइटेरिया है। ऐसे बोल देखे ऐसे, ओ बहुत पतली लग रही हो एनोरेक्सिया नर्वोसा, यूं ही करना है इतना ही, तो पूरा चेक तो करना पड़ेगा ना भाई। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक है रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट होगा उससे लेस एनर्जी इनटेक रहेगा, जिसके कारण बॉडी वेट लो हो जाएगा। वहीं ऐसा होगा क्यों, तो इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट है और बिकमिंग फैट है, मोटा हो ना जाऊं वही वाला डर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन वंस ओन बॉडी वेट और शेप, परसिस्टेंट लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सीरियसनेस ऑफ लो बॉडी वेट। भाई साहब वजन इतना घटता जा रहा है, वो जीरो फिगर में पड़ी है, जीरो फिगर के चक्कर में डॉट फिगर हो चुका है, डॉट से माइनस होने में वक्त नहीं लगेगा, रियलाइज ही नहीं हो पा रहा उसको कि मामला बहुत बिगड़ गया है, रियलाइज होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार थे, बहुत फेमस मॉडल, उनकी कईयों की डेथ हो चुकी है, ऐसे पढ़ना हिस्ट्री तुम, बहुत सारे फेमस मॉडल्स एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से मर गए, कईयों ने सुसाइड कर ली, डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड, बिल्कुल हड्डी हो गए थे, बिल्कुल हड्डी, हड्डियों का ढांचा। और पर्टिकुलरली दो टाइप होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव वाले में खाने को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और वर्किंग और बिंज ईटिंग वाले में खाएंगे बट कंपनसेट करेंगे। और कंपनसेट कैसे होगा, उल्टियां करेंगे, उल्टियां उंगली मुंह में डाल डाल के हाउ हाउ करके करेंगे। इसके अलावा एनिमा लगाएंगे, लेक्टुलोज और अदर टाइप के लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे। अरे ऐसे में बोलो ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक। किसी को ऐसा थोड़ी बोलते पागल, कुछ नहीं है, एग्जाम देना, DSSB का एग्जाम एक सेंटर का रद्द हो गया था, वो कल वापस है। गुड लक तो नहीं बोला, गया 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 है, गए भी तो बोला था, पर वो उस गए गए के बीच में दब गया ना गुड लक तो। हाँ फोन करके बोलना जरूर। बिस्तर लगवा दे भाई, है क्या सतुर मुर्गी गर्दन ऊपर रखे। एनोरेक्सिया नर्वोसा का डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट लगातार बॉडी वेट को लेके और बॉडी शेप को लेके कंफ्यूजन में रहेगा, इसके कारण वो एनर्जी इंटेक यानी फूड इंटेक बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण वेट लॉस हो जाएगा। और दो सब टाइप रहेंगे, एक रेस्ट्रिक्टिव टाइप है और दूसरा जो है बिंज ईटिंग और पर्किंग टाइप। बिंज का मतलब होता है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए सिंगल टाइम, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए सिंगल टाइम। वहीं जो पर्किंग बिहेवियर का मतलब है कंपनसेटरी बिहेवियर लाइक सेल्फ इंड्यूसिंग वोमिटिंग, यूजिंग लेक्सेटिव्स और एनिमा, हेवीली एक्सरसाइज, ये सब आएंगे पर्किंग बिहेवियर में। हो गया।
कितना बाकी है भाई? बातें ना करो। बार बार बताया बेटा, जिन बच्चों को साइकेट्रिक बहुत टफ और भयंकर भारी सब्जेक्ट लगता है, वो बच्चे 3 बार कम से कम नोट्स रिवाइज करें, टर्मिनोलॉजी सारी याद करें, 200-300 टर्मिनोलॉजीज है, वो याद करें। और वो टर्मिनोलॉजी कहाँ पड़ी है? साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस कहाँ है? साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस में लिखवाई हुई है, जिसमें डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, थॉट, एक्टिविटी, मेमोरी, सब वो याद करें। मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली सिजोफ्रेनिया के क्वेश्चन आते हैं, मूड डिसऑर्डर के आएंगे। तो 2-3 बार नोट्स रिवाइज करो, पहले टर्मिनोलॉजी याद करो, उसी से बेसिक समझ में आएगा। कैसा मैनेज करेगा रे? कैसा करेगा? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे बड़ी थेरेपी, थेरेपियों की थेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। सबसे बड़ी थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके बाद आता है रिपीटिंग सिंड्रोम। मैं बोलो आगे। आप लोग समझते नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं, उनको अपनी बात बोल देनी थी पर। रीफीडिंग सिंड्रोम, ये क्या होगा? रीफीडिंग करना है, उसके कारण रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो रीफीड किस स्पीड से करना है कि वीकली वेट गेन, हमारा टारगेट रहना चाहिए कितना, कि 0.5 से 1 केजी वेट गेन हो, उसका कितना वीक में, लगभग 1 किलो के बराबर वेट गेन कराना है, बढ़ाना है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। रीफीडिंग सिंड्रोम के लिए असेस करना है। रीफीडिंग सिंड्रोम एक सीरियस साइड इफेक्ट है। जब भी कोई लगातार प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन और एनोरेक्सिया वाला पेशेंट हो, उसको आप इतने दिनों से वो खाना नहीं खा रहा था, अब अचानक उसको वापस खाना देना शुरू करोगे, तो सर्टेन साइन एंड सिम्टम और न्यूट्रिएंट और मल्टी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाएगी, उसको रिपीटिंग सिंड्रोम बोलता है। क्योंकि इंसान बहुत दिनों से बिना खाने के था, तो इंसान जब बहुत दिनों से बिना खाने के रहता है, तो बॉडी का एनर्जी का सोर्स क्या है? क्या सोर्स होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस? स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, उसका ब्रेक डाउन होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा, मसल्स का ब्रेक डाउन होगा, और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कैलोरी बनेगी। तो बॉडी में सारे न्यूट्रिशनल जो डिपॉजिट स्टोर्ड न्यूट्रिशनल था, वो सब डेफिशिएंट हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी। तो सब कुछ कम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब डेफिशिएंट है, क्योंकि बहुत दिनों से इंसान खाना नहीं खा रहा है। अब अचानक से उसको खाना खाने दोगे, तो अचानक से खाना खाने दोगे, तो जैसे ही बॉडी में खाना जाएगा, उसके रेस्पॉन्स में क्या करता है? पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, और उस खाने को पचाने के लिए सर्टेन माइक्रो को फैक्टर चाहिए, माइक्रो एंजाइम और को फैक्टर चाहिए, को एंजाइम और को फैक्टर चाहिए होते हैं, लाइक मैग्नीशियम। क्या चाहिए? मैग्नीशियम, जिंक, थायमीन, ये सब चाहिए होते हैं। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आया, उसको पचाना है, पचाने में जो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, थोड़ा बहुत ये जो को फैक्टर बचे थे, उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसके कारण और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी को हम रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। आगे दिखाऊंगा फोटो के साथ। ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देंगे, वो क्या देते हैं? हाँ, एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? डिप्रेशन होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला डिप्रेशन में जा सकता है। तो ट्रीट करने के लिए या तो टीसीए दो या एसएसआरआई दो। दो एग्जांपल बता बेटा, उबासिली तूने तू बता, दो एग्जांपल बता टीसीए के। इमिप्रामाइन। और तुम बताओ, ढूंढ रही हो, तुम बताओ बेटा, एसएसआरआई के दो एग्जांपल बता। अबे काय भूल गए? टीसीए में क्या था? एंडामाइन। क्या था? एंडामाइन। तो क्या याद नहीं है? ए से क्या है? एमिट्रिप्टिलिन। एन से क्या है? नॉरट्रिप्टिलिन। डी से क्या है? डेसिमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, सिटालोप्राम, स्टालोप्राम। एसएसआरआई में फ्लोक्सिटाइन, फ्लोक्सिटाइन, फ्लोक्सिमाइन, सर्टेलाइन। ऐसे याद कौन करेगा भाई? हाँ, ये देखो अब रीफीडिंग सिंड्रोम। अब देखो रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या, पहले सुनो सुनो सुनो, उसके बाद लिख लेना। रीफीडिंग सिंड्रोम एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। क्यों? अब देखो, पहले इंसान, अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या था? इंसान स्टारवेशन पे या मालनरिस्ट है। स्टारवेशन का मतलब होता है लगातार लंबे समय से खाना नहीं खा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ फूड है, डेफिशिएंसी ऑफ फूड। जो लंबे समय से खाना नहीं खा रहा, वो स्टारवेशन वाली कंडीशन है, और इसके कारण माल न्यूट्रिशन होगा। इस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलेगी। फिर आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, और उससे बॉडी को कैलोरी मिलेगी। या फिर यही प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। तो होगा क्या इन सब के कारण? कि प्रोटीन, फैट, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन सब डेफिशिएंट हो जाएंगे, सबकी कमी होगी बॉडी में, क्योंकि भूखा इतने दिनों से, और जो स्टोर्ड मटेरियल था, भंडार था, वो भी खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हुआ, तो सब चीजों की डेफिशिएंसी है, सब चीज कमी कमी कमी। अब तुमने खाना देना शुरू किया, क्या किया? रीफीडिंग किया। यहाँ जब भूखा था तो स्टेट क्या थी? कैटाबॉलिज्म स्टेट थी। क्या थी? ब्रेकडाउन वाली स्टेट थी ना कैटाबॉलिज्म। अब क्या होगी स्टेट? जब जैसे खाना देंगे, वापस एनाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। तो जैसे खाना देना शुरू किया, तो खाने में तुम क्या दोगे? किसी इंसान को मीट दोगे, सॉल्ट दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, कार्बोहाइड्रेट दोगे, मेजर सोर्स है, ये सारी चीजें खिलाओगे। जैसे ही ये खिलाया, इसके रेस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रेट होगा पेनक्रियाज से, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा, सिक्रेशंस बढ़ेगा। और अब ये जो खाना आया, इसको पचाने के लिए क्या होगा? कि जो खाना आ गया है, अब क्योंकि प्रोटीन की सबकी कमी थी, तो वापस प्रोटीन और ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ाना है, क्योंकि जो स्टोर खाली हो गया था, वो वापस स्टोरेज भी तो करना है। खाना का मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जो डेफिशिएंट थे, उनका वापस लेवल बढ़ाना है। तो वापस लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या यूटिलाइज होगा? मेटाबॉलिज्म में क्या चाहिए? तो मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज इंटेक बढ़ेगा, थायमिन का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और ये ट्रेस एलिमेंट्स, इनका सबका यूटिलाइजेशन होगा। ये को फैक्टर का काम करता है मेटाबॉलिज्म में, को फैक्टर का काम करता है, इनकी हेल्प से ही खाना मेटाबॉलाइज होता है। तो इनकी और कमी हो जाएगी, पहले से कमी थी, अब अपटेक बढ़ गया है, तो इनकी और कमी हो गई। तो इनकी और कमी हुई, तो क्या हुआ भाई? हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, थायमिन डेफिशिएंसी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन के कारण एडिमा। इसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। अब लिख लो।
इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आता है। रीफीडिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो ये मेनली क्रोनिक स्टार्वेशन और माल में है, और ये स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कारण भी हो सकता है, या ईटिंग डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। टारगेटेड वेट गेन कितना कराना है, वो एमसीक्यू याद रखना है कि 0.5 से 1 केजी वीकली वजन बढ़ाना है, 0.5 से 1 केजी वीकली वेट गेन का टारगेट रखना होगा। तो रीफीडिंग सिंड्रोम याद रखना है कि जब भी पेशेंट लंबे समय से भूखा, प्यासा और माल नरिश्ड वाली और स्टारवेशन वाली कंडीशन में होगा, तो बॉडी को एनर्जी सोर्स के रूप में स्टोर्ड ग्लाइकोजन का यूज करना पड़ेगा, जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बॉडी को कैलोरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में कैलोरी का मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो खाना खा नहीं रहा तो कार्बोहाइड्रेट तो आ नहीं रहा, तो जो स्टोर्ड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसका ब्रेक डाउन होगा। जब इन सबका स्टोर्ड चीजों का यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो सबकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आप ऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को वापस फीड करना स्टार्ट करोगे, यानी खाना देना स्टार्ट करोगे, तो खाने में मेजरली आप यही दोगे, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, ये सब दोगे। तो खाने के रेस्पॉन्ड में पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा और इनका लेवल बढ़ाएगा, और जो ऑलरेडी डेफिशिएंट चीजें थी उनका वापस अपटेक बढ़ाएगा, वापस स्टोरेज भी बढ़ाएगा। और इन खानों को मेटाबोलाइज करने के लिए सर्टेन माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स को फैक्टर का काम करते हैं, और वो को फैक्टर अब इस खाने को मेटालाइज करने में यूटिलाइज हो जाएंगे, तो फर्दर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसीज हो जाएगी, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और सॉल्ट और फ्लूइड रिटेंशन के कारण एडिमा, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो अभी तक के ईटिंग डिसऑर्डर में आपने देखा कि मेनली 3 तरह के ही ईटिंग डिसऑर्डर है। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तुम वैसे नहीं सुन रहे हो, मैं क्या बोलूं? तुम्हारे कान बंद है, क्योंकि अभी तुम लिख रहे हो, तो तुम लिखते टाइम कान से भी लिखते हो, मुंह से भी लिखते हो, हाथ से भी। मेनली 3 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस है। इंसान को लगता है पतला होना अच्छी बात है और मोटा होना सही नहीं है, मोटे होने से डर लगता है, इसलिए खाने को अवॉइड करते हैं। मेनली बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस रहता है। दो टाइप के हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव टाइप और एक बिंज ईटिंग पर्किंग टाइप। रेस्ट्रिक्टिव टाइप वाला खाना नहीं खाएगा, बिंज ईटिंग पर्किंग टाइप वाला खाएगा, बट कंपनसेटरी बिहेवियर करेगा। कंपनसेटरी बिहेवियर में सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग हो सकती है, लेग्जेटिव एनिमा, हेवीली एक्सरसाइज, ये सब हो सकता है। इसके अलावा दूसरा आपका डिसऑर्डर था बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में हाँ, एक साथ ठोस के खाएगा और खाते ही बाद में उसको गिल्टी फील होगा, तो सेम पर्किंग बिहेवियर करेगा, वॉमिटिंग, एक्सरसाइज, ये सब एनिमल एग्जीक्यूटिव इनका यूज करेगा। तीसरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, या खाए जाओ और पेट निकाल लो, ये है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें कोई कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं है, जो खा लिया तो खा लिया, अच्छा लगा इसलिए खा रहा है, खाया जाएगा वो। हाँ, परात भर भर के खाएगा। वहीं एनोरेक्सिया नर्वोसा को डायग्नोस करने के लिए 15% बॉडी वेट लॉस होना चाहिए, और मेन जो चीज है, कारण है, वो है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, डिस्टर्बेंस इन बॉडी इमेज, एंड एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन बीइंग थिन, एंड हैविंग फियर ऑफ बीइंग ओबेस, मोटा होने से डर लगता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमेशा वेट अंडरवेट होगा। वहीं बुलिमिया नर्वोसा में नियर नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, और जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है वो ओबेस रहेगा, हमेशा मोटा रहेगा, मोटा 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 है। ठीक बात। हाँ, इसके अलावा और क्या करें? हाँ, कारण क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? तो जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले सिम्टम्स है, वो सारे एनोरेक्सिया नर्वोसा में दिखेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले सिम्टम, जब बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो स्किन ड्राई रफ होती है, बाल पतले झड़ने लगते हैं, ये सारे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्बेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग के कारण स्कर्ट ग्लैंड का टेंडरनेस, ये सब देखने को मिलेगा। मैनेज करेंगे तो साइकोथेरेपी देंगे, डिप्रेसिव सिम्टम को मैनेज करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देंगे। इसके अलावा और क्या करोगे? है, हाँ, रीफीड करना है, जिसका टारगेट हमको रखना है 0.5 से 1 केजी वेट गेन करवाना है पर वीक। कितना पर वीक? 1 केजी वेट करके रखना है। इसके बाद रीफीडिंग सिंड्रोम को पढ़ लेना अच्छे से, कि भूखे प्यासे इंसान को अचानक खाना दोगे तो सर्टेन ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन का रीयूज हो जाता है और फर्दर डेफिशिएंसी हो जाती है। वही है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और विटामिन डेफिशिएंसी, जिसमें हाइपोकैलेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, थायमिन डेफिशिएंसी